नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल इकोज फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है रोहित मल्होत्रा जी ने गंगटोक, सिक्किम से। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे पास सिक्किम के गंगटोक से एक चिट्ठी आई है। इसे रोहित मल्होत्रा ने भेजा और इसे पढ़ते हुए ना एक तस्वीर सी बनती है। पहाड़ों की खामोशी, हल्की धुंध और एक बड़ा सा परिवार जो हर वीकेंड अपनी दादी के घर पे इकट्ठा होता है। लेकिन इस चिट्ठी में एक ऐसी रात का जिक्र है जब उस घर की एक खिड़की से कुछ ऐसा देखा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सवाल यह है कि उस रात रोहित की कजिन रोहिणी ने कंचनजंगा अपार्टमेंट्स की छत पर आखिर देखा क्या था। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस का लेखा जोखा है। हमारा मकसद यहाँ ये साबित करना नहीं है कि ये सच है या झूठ, बल्कि उस अनुभव को समझना है जैसा कि इस चिट्ठी में बताया गया है। हम इस पे बात करेंगे कि कैसे कहानी में बताई गई छोटे छोटे डिटेल्स इसे असली महसूस कराती हैं और कैसे एक घटना इसमें शामिल लोगों पर एक गहरा साइकोलॉजिकल असर छोड़ जाती है। तो चलिए पहले किरदारों और उस जगह को समझते हैं। ये चिट्ठी हमें लगभग 15 साल पीछे ले जाती है, जब लेखक रोहित मल्होत्रा हाई स्कूल में थे। उनकी दादी कमला देवी मल्होत्रा गंगटोक के हिमालय रेजिडेंसी नाम की एक 5 मंजिला बिल्डिंग में रहती थी। और ठीक सामने एक संकरी सी सड़क के पार कंचनजंगा अपार्टमेंट्स नाम की एक और बिल्डिंग थी। यहाँ कहानी का जो सेटअप है वो बहुत दिलचस्प है। 2 इमारतें आमने सामने, खिड़कियां एक दूसरे को देख रही हैं। ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं, ये एक स्टेज की तरह है। स्टेज की तरह मतलब इससे अनजाने में ही एक निगरानी का माहौल बनता है, एक एहसास कि कोई आपको देख रहा है या आप किसी को देख रहे हैं। आर्किटेक्चर की साइकोलॉजी कहती है कि इस तरह का माहौल हमारे अंदर एक बेचैनी पैदा कर सकता है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैंने इस बारे में सोचा नहीं था। चिट्ठी में आगे रोहित अपनी कजिन रोहिणी का जिक्र करते हैं, जो उनसे 1 साल बड़ी थी और उनके सबसे करीब भी। वो लिखते हैं कि रोहिणी अक्सर शिकायत करती थी कि उन्हें कंचनजंगा अपार्टमेंट्स की तरफ वाली खिड़कियों से देर रात अजीब चीजें दिखती हैं। जैसे कोई छत से उन्हें घूर रहा हो। और इस पर रोहित की क्या प्रतिक्रिया होती थी? रोहित हमेशा उनकी बातों को थकावट या सिर्फ उनका वहम कहकर टाल देते थे। लेकिन चिट्ठी में वो एक जरूरी बात मानते हैं। वो लिखते हैं कि असल में वो खुद इन बातों से डरते थे, शायद इसीलिए उन पर यकीन ही नहीं करना चाहते थे। यहाँ एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजिकल डायनामिक है। रोहिणी उस चीज के प्रति सेंसिटिव है जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जबकि रोहित एक स्केप्टिक की भूमिका में है। लेकिन उनका ये स्केप्टिसिज्म डर की वजह से है। मनोविज्ञान में इसे रिएक्शन फॉर्मेशन कहते हैं। अच्छा। जब हम किसी डर को स्वीकार नहीं करना चाहते तो हम अक्सर ठीक उससे उल्टा व्यवहार करते हैं। वो स्केप्टिक बनकर रोहिणी की बात को खारिज कर रहे हैं ताकि उन्हें अपने डर का सामना ना करना पड़े। हाँ, और इसी वजह से जब बाद में रोहित का नजरिया बदलता है तो उसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा गहरा होता है। चलिए अब उस रात की बात करते हैं। समय था रात के लगभग 2:45 बजे। रोहिणी जागी हुई थी, अपने वॉकमैन पर गाने सुन रही थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। माहौल का जिक्र भी बहुत अच्छे से किया गया है चिट्ठी में। एकदम खामोशी, ठंडी पहाड़ी हवा और देवदार के पेड़ों से गुजरती हवा की वो एक दूर से आती आवाज। ये एक शांत लेकिन थोड़ी बेचैन करने वाली शांति है, जिसे ईरी साइलेंस कहते हैं। बिल्कुल। और उसी खामोशी के बीच अचानक रोहिणी की नजर कंचनजंगा अपार्टमेंट्स की छत पर खड़ी एक औरत पर पड़ी। वो औरत पूरी तरह से सफेद कपड़ों में थी। वो छत के एक कोने में बिना हिले डुले खड़ी थी। यहाँ से डर का धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। कहानी सीधे हॉरर पर नहीं कूदती, पहले सिर्फ एक फिगर है। दिमाग का पहला हिस्सा लॉजिक ढूंढता है, शायद किसी और को नींद नहीं आ रही होगी, लेकिन दिमाग का दूसरा ज्यादा पुराना हिस्सा वो खतरे को भांप रहा है। और जो बात सबसे पहले खटकी वो थे उस औरत के बाल। चिट्ठी के मुताबिक उसके बाल बेहद काले और असामान्य रूप से लंबे थे, इतने लंबे कि 5वीं मंजिल की छत की मुंडेर को छू रहे थे। और यहीं पर कहानी रियलिटी से फिसलकर अनकैनी के दायरे में चली जाती है। अनकैनी वो एहसास है जब कोई जानी पहचानी चीज थोड़ी सी अलग और अजीब होकर हमें डराती है। लंबे बाल नॉर्मल हैं,
पर इतने लंबे बाल, वो फिजिक्स के नियमों को तोड़ रहे हैं। ये पहला साफ संकेत है कि जो दिख रहा है वो शायद इस दुनिया का नहीं है। हाँ, पहले तो रोहिणी ने खुद को शांत करने की कोशिश की, सोचा शायद किसी और को नींद नहीं आ रही होगी, लेकिन कुछ तो था जो बहुत अननेचुरल लग रहा था, खासकर रात के 3 बजे का समय। ये एक बहुत ही ह्यूमन रिएक्शन है। हमारा दिमाग हमेशा एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी डर पैदा करती है। वो डर को तर्क से काबू करने की कोशिश कर रही हैं, और ये नैरेटिव टूल बहुत प्रभावी है, क्योंकि ये आखिरी खुलासे को और भी ज्यादा असरदार बनाता है। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। रोहिणी ने डर के मारे कुछ पल के लिए मुंह फेर लिया, लेकिन हिम्मत करके जब उन्होंने दोबारा उस तरफ देखा, इस बार वो औरत उनकी तरफ ही देख रही थी। ओह, अब वो सिर्फ एक अनजान आकृति नहीं रही, बल्कि एक दर्शक बन गई है, एक कनेक्शन बन चुका है। अब ये घटना पर्सनल हो गई है। डर अब सीधे रोहिणी पर फोकस हो गया है। लेकिन उस औरत का कोई चेहरा नहीं था। चिट्ठी में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो हैं, चेहरे की जगह एक गहरा काला खालीपन था, जैसे कोई अंतहीन गड्ढा। एक साइकोलॉजिकल नजरिए से बिना चेहरे का होना किसी को इतना डरावना क्यों बनाता है? ये सिर्फ हॉरर की एक तरकीब नहीं है, ये सीधे हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर हमला है। हमारा दिमाग चेहरे पहचानने के लिए बना है। हम बादलों में, दीवारों में, हर जगह चेहरे ढूंढते हैं। जब हमें चेहरे की जगह एक खालीपन, एक वॉइड दिखता है, तो हमारा दिमाग उसे प्रोसेस नहीं कर पाता। वो एक खतरे का सिग्नल है। ये अमानवीयता का, नॉन ह्यूमन होने का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसीलिए ये इतना गहरा डर पैदा करता है। और ये डर यहीं खत्म नहीं हुआ। उस औरत के हाथों में एक छोटा बच्चा था, शायद 2-3 साल का। एक बच्चा, ये तो कहानी में एक और बहुत ही परेशान करने वाली परत जोड़ता है। हाँ, और जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी वो ये कि उस बच्चे के बाल भी उस औरत जितने ही लंबे थे, जो किसी भी इंसान के लिए, खासकर एक छोटे बच्चे के लिए, नामुमकिन था। ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग इमेज है। बच्चे को जोड़ना जिसके बाल भी उतने ही अननेचुरल हैं, वो डर को कई गुना बढ़ा देता है। एक बच्चा मासूमियत का प्रतीक होता है। यहाँ उस मासूमियत को इस डरावनी छवि से जोड़कर डर को और भी पर्सनल और असहनीय बना दिया गया है। अब ये सिर्फ एक एंटिटी नहीं है, बल्कि मातृत्व की एक डिस्टॉर्टेड इमेज है। और ये कई सवाल खड़े करता है। उनका रिश्ता क्या है, वे वहाँ क्यों है, और चिट्ठी इन सवालों का जवाब नहीं देती। यही अधूरापन रहस्य और डर को और गहरा कर देता है। घबराई हुई रोहिणी ने तुरंत रोहित को जगाया और कांपते हुए हाथ से छत की ओर इशारा किया। लेकिन जब आधी नींद में रोहित ने उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था। छत पूरी तरह खाली थी। और जैसा कि उम्मीद थी, रोहित की पहली प्रतिक्रिया एक स्केप्टिक वाली ही थी। हाँ, नींद में होने की वजह से रोहित ने उन्हें डांटा और कहा कि वो बुरे सपने देख रही हैं, कि वो सब कुछ इमेजिन कर रही हैं। उस रात रोहिणी बिल्कुल नहीं सोई। ये एक बहुत ही अकेला कर देने वाला अनुभव रहा होगा। मनोविज्ञान में हम इसे एक्सपीरियंशियल सॉलिट्यूड कह सकते हैं। जब आप कुछ ऐसा अनुभव करते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल हो और आपका सबसे करीबी इंसान भी आपकी बात को खारिज कर दे। वो डर और अकेलापन अक्सर ओरिजिनल घटना से भी ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। अगली सुबह नाश्ते पर परिवार ने नोटिस किया कि रोहिणी बहुत शांत और पीली पड़ी हुई थी। जब उनकी दादी, रोहित के माता पिता और दूसरे कजिन्स ने पूछा तो उन्होंने सब कुछ विस्तार से बता दिया। उन्होंने कसम खाई कि उन्होंने कुछ भी कल्पना नहीं की थी। और परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? चिट्ठी में ये साफ नहीं बताया गया है, लेकिन रोहिणी पर उस घटना का असर बिल्कुल साफ था। उस दिन के बाद रोहिणी ने कभी भी कंचनजंगा अपार्टमेंट्स की तरफ वाले कमरे में सोने से इनकार कर दिया। तो सवाल उठता है कि इस पूरी घटना का मतलब क्या है? इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो देखने लायक है। रोहिणी का ट्रॉमा तो साफ दिखता है, जो एक नेचुरल रिएक्शन है, लेकिन ज्यादा दिलचस्प बदलाव रोहित के कैरेक्टर में आता है। सही कहा आपने। वो एक संशयवादी से एक विश्वासी बन जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो इसलिए नहीं बदलते कि उन्होंने कुछ देखा था, बल्कि इसलिए बदलते हैं क्योंकि वो अपनी कजिन के डर को सच मानते हैं, वो उस पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल, यही इस कहानी का सबसे गहरा साइकोलॉजिकल पहलू है। डर संक्रामक हो सकता है, कंटेजियस हो सकता है, खासकर जब वो किसी ऐसे व्यक्ति से आ रहा हो जिस पर आप भरोसा करते हैं। रोहित का डर फर्स्ट हैंड नहीं, सेकंड हैंड है, लेकिन उतना ही असली और पावरफुल है। और ये बदलाव परमानेंट था। चिट्ठी के अंत में रोहित लिखते हैं कि आज 15 साल बाद भी वो जब भी गैंगटॉक जाते हैं
तो रात में उस बिल्डिंग की तरफ देखने से बचते हैं। उस एक रात की कहानी ने उनके मन में भी एक स्थायी डर पैदा कर दिया। इससे ये भी पता चलता है कि यादें कैसे काम करती हैं। रोहित ने उस औरत को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने रोहिणी के डर को देखा है, और वो याद, अपनी बहन के चेहरे पर दिखा खौफ, उनके लिए उतनी ही रियल है जितनी रोहिणी के लिए वो छत पर खड़ी आकृति थी। ट्रॉमा सिर्फ उसे नहीं होता जो घटना से गुजरता है, बल्कि उसे भी हो सकता है जो उसका सबसे करीबी गवाह होता है। तो गंगटोक से आई इस चिट्ठी में एक खौफनाक मंजर, एक बिना चेहरे वाली औरत और एक बच्चे की कहानी थी, जिसने दो भाई बहनों की जिंदगी में एक ऐसा डर पैदा कर दिया जो आज तक कायम है। जैसा कि रोहित ने अपनी चिट्ठी के अंत में लिखा है, कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो उन्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहिए। ये चिट्ठी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। हम इसे पैरानॉर्मल घटना माने या किसी की कल्पना, लेकिन एक बात तय है, इससे पैदा हुआ डर और उसका असर पूरी तरह असली था। ये कहानी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि रोहिणी ने क्या देखा, बल्कि इस बारे में है कि कैसे एक अनएक्सप्लेन्ड पल किसी जगह को लेकर हमारी धारणा को हमेशा के लिए बदल सकता है। कंचनजंगा अपार्टमेंट्स उनके लिए सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं रही, बल्कि उनके डर का एक परमानेंट सिंबल बन गई। और वो डर सिर्फ रोहिणी तक ही सीमित नहीं रहा, वो रोहित के जरिए हम तक भी पहुंचता है। हाँ, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, हम सब अपने साथ कौन सी अनसुलझी यादें लेकर चलते हैं, कौन से ऐसे पल हैं जिन्हें हमारा तर्क समझा नहीं पाया, लेकिन हमारे मन ने उन्हें सच मान लिया। और वो यादें हमारे आसपास की दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को कैसे आकार देती हैं। शायद हम सब की जिंदगी में एक कंचनजंगा अपार्टमेंट्स है, एक ऐसी जगह जिससे जुड़ी एक याद हमें आज भी उस तरफ देखने से रोकती है। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है echoesfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।